तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड हब पर। दोस्तों, क्या आप हर वक्त चिंताओं से घिरे रहते हैं? क्या आप भी हर वक्त किसी भी कार्य को लेकर परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपके सारे परेशानियों और चिंताओं को दूर कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक किसान था, लेकिन वह हर छोटी बड़ी बात पर बहुत ज्यादा सोचता था, चाहे वह फसल की बुआई का समय हो या घर के छोटे मोटे काम। रामू हर बात पर इतना सोचता था कि वह निर्णय लेने में देरी कर देता था। उसकी यह आदत उसे अक्सर परेशानियों में डाल देती थी। रामू की पत्नी और दोस्त उसे कई बार समझाते कि सोचने से ज्यादा काम करना जरूरी है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। वह सोचा करता था कि अगर उसने गलती की तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि उसने कोई काम ठीक से नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। इन सब सवालों से उसका मन हमेशा उलझा रहता था। नतीजा यह होता कि वह ठीक से कुछ कर नहीं पाता और काम करने से पहले ही थक जाता था। यह प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी। वह हमेशा उलझन में फंसा रहता था। वह जो काम करता उसमें भी उसका मन नहीं लगता। एक दिन रामू ने अपने गांव के एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुना जो जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाते थे। रामू ने सोचा कि शायद संत उसे उसकी समस्या का हल बता सके। वह संत के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। रामू ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भटकता रहता है। मैं हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचता हूं और फिर कोई काम कर नहीं पाता। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं जिससे मैं ज्यादा सोचना बंद कर सकूं और अपने जीवन को सरलता से जी सकूं, जिससे मैं अपने परिवार का भी ख्याल रख सकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कल सुबह जब सूरज उगे तो तुम इस नदी के किनारे आओ। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। रामू अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि संत के पास उसकी समस्या का समाधान था। रामू ने संत की बात मान ली और अगली सुबह नदी के किनारे पहुंच गया। संत पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने रामू से कहा, देखो रामू, इस नदी के पानी को। यह पानी कितना शांत और साफ है। जब पानी शांत होता है तो हम इसके अंदर की चीजें साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन यदि हम इसमें कंकड़ फेंकें तो पानी में लहरें उठने लगेंगी और हम उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। रामू शांत मन से संत की बातों को सुन रहा था। फिर संत ने नदी में एक कंकड़ फेंका और लहरें उठने लगीं। उन्होंने रामू से कहा, अब तुम नदी के पानी में देखो, क्या तुम्हें कुछ साफ दिखाई दे रहा है? रामू बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है, परंतु उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रामू ने कहा, नहीं गुरुदेव, पानी की लहरों के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। संत ने उत्तर दिया, यही हाल हमारे मन का भी होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे मन में भी लहरें उठती हैं, जैसे इस नदी में। इन लहरों के कारण हमारा ध्यान भटकता है और हम सही चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। रामू ने संत से पूछा, तो फिर मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं गुरुदेव? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा सोचना बंद करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तुम्हारा ज्यादा सोचना इस डर से उत्पन्न होता है कि तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन भविष्य अनिश्चित होता है और इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना और काम करना होता है। फिर संत ने एक और कंकड़ उठाया और कहा, अब इसे ध्यान से देखो। यह कंकड़ अभी तुम्हारे हाथ में है। जब तक यह तुम्हारे हाथ में है तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम इसे नदी में फेंकते हो तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह पानी के साथ बह जाएगा। ठीक वैसे ही जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं उन्हें करने पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। रामू ने संत की बातें ध्यान से सुनी। संत ने आगे कहा, ज्यादा सोचने से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि समस्या और उलझती है।
जब तुम एक समस्या पर ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारा मन और उलझ जाता है। इसके बजाय समस्या को सरल तरीके से देखो और उस पर तुरंत काम करो। अगर कोई समस्या आती है तो उस पर सीधा कदम उठाओ, न कि उसके बारे में असीमित सोच विचार में उलझे रहो। रामू ने संत की तरफ देखकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे मन के उलझनों को एकदम शांत कर दिया। फिर संत ने एक अंतिम उदाहरण दिया। एक माली के पास यदि बहुत सारे पौधे हों और वह हर दिन सोचता रहे कि किस पौधे को कैसे पानी देना है, किसे धूप चाहिए, किसे छाया, तो वह पूरे दिन इसी सोच में बिता देगा। लेकिन यदि वह काम शुरू कर दे और एक एक करके पौधों की देखभाल करे तो उसका बगीचा हरा भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। ज्यादा सोचने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। रामू ने संत की बातें समझ लीं। उसने जाना कि ज्यादा सोचने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि वह और बड़ी हो जाती है। उसने निर्णय लिया कि अब वह हर बात पर ज्यादा सोचने के बजाय सीधे काम पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसने अपनी सोचने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सरल और शांतिपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि ज्यादा सोचना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक नई समस्या है। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन उलझ जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हम सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें और जो हमारे नियंत्रण में है उसी पर काम करें। भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। ज्यादा सोचने से हमारा मन बेचैन हो जाता है, जबकि सरल और सीधा दृष्टिकोण अपनाने से हमें शांति और स्पष्टता मिलती है। क्योंकि काम करने से ही समस्याएं हल होती हैं, ज्यादा सोचने से नहीं। तो आज से आप लोग भी किसी कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हों। पहले आप धीरे धीरे प्रयास करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सारे काम आसान हो गए हैं और पूर्ण भी हो रहे हैं। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। तो साथियों, क्या आपको भी मृत्यु से भय लगता है? क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हैं कि यदि मैं मर गया तो क्या होगा? संसार के ज्यादातर समाजों में मृत्यु शब्द को अच्छा नहीं माना जाता और इसके बारे में बोलने पर भी मनाही है। पर यह भी तो हो सकता है कि हमने इसे बिल्कुल ही गलत समझा हो। क्या होगा अगर हम मृत्यु को त्रासदी ना मानकर जीवन का एक जरूरी भाग समझें, जीवन से परे, मुक्ति की आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। अर्जुन को हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। वह हर दिन यही सोचता कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। वह बहुत डरपोक हो गया था और छोटी छोटी बातों से भी डर जाता। उसकी रातें अक्सर इस चिंता में गुजरती कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और दिन में भी वह इसी भय के बारे में सोचता रहता। अर्जुन का यह डर देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसे एक साधु के पास जाने की सलाह दी, जो पास के जंगल में रहते थे। कहा जाता था कि वे गहरे ज्ञान से भरे हुए थे और जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझते थे। अर्जुन ने भी सोचा कि शायद साधु महाराज के पास उसकी समस्या का हल हो। अर्जुन जंगल में साधु के पास पहुंचा और उनसे अपने मन की बात कह दी। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस भय से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक यहां रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सहमति दी और साधु ने उसे जंगल में एक तालाब के किनारे बने आश्रम में रहने को कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम हर दिन तालाब के पास जाओ और वहां ध्यान करो। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। साधु ने कहा, तुम वहां ध्यान और आत्मचिंतन करना। अर्जुन ने साधु की बात मानी और रोज तालाब के पास बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि उसकी मृत्यु का भय
थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। वह अब पहले से ज्यादा शांति महसूस करने लगा। 1 महीने बाद साधु अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय अब भी महसूस होता है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मेरा मन अब पहले से बहुत शांत है। अब मुझे मृत्यु का डर उतना नहीं लगता। मुझे महसूस होता है कि मैं बस अपने विचारों से ही डर रहा था। साधु ने अर्जुन को समझाया, बेटा, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी होती है। इसे रोका नहीं जा सकता। मृत्यु से डरने का अर्थ है कि तुम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे जीना हमारा कर्तव्य है। यदि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का भय तब होता है जब हम वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन में हर क्षण का आनंद लो, उसे पूरी तरह से जियो। जब मृत्यु आएगी तो उसे स्वीकार करो जैसे तुमने जीवन को स्वीकार किया था। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि मृत्यु का भय केवल उसके अपने मन की उपज थी। वह जितना अधिक अपने वर्तमान पर ध्यान देगा उतना ही यह भय खत्म होता जाएगा। उसने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह हर दिन को आनंद और शांति के साथ जीता। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय खत्म करने का एक ही उपाय है, हर पल को पूरी तरह जीना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार अर्जुन ने मृत्यु के भय पर विजय पाई और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। साथियों, याद रखना, इस संसार में सिर्फ वही मनुष्य जी सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। ये एक सच्चाई है कि हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है किसी कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किसी की भी तुलना में। पर हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, आपके विचार और भावनाएं सिर्फ इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि आपने खास मात्रा में जानकारियां इकट्ठा की हैं, है ना? अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छी इंसान है तो एक तरह का विचार, अगर आप सोचते हैं वो अच्छी नहीं है तो दूसरी तरह का विचार, अरे आपको लगता है कि ये कोई और है। ये सारी जानकारी जो आपने इकट्ठा की है, चाहे वो सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की जानकारी आपने इकट्ठा की है वो आपके विचारों और भावनाओं का ढंग निर्धारित करती है ना? ये एक बात है कि अगर आप इंसानों को समझा दें कि उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी तरह उनका अपना नाटक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का यहां की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। यहां 100 लोग बैठे हो सकते हैं और हर कोई अपनी अलग मनोवैज्ञानिक स्थिति में हो सकता है और वो 100 अलग अलग दुनियाओं में है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा दिमाग खाली है, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं इसी दुनिया में हूं। क्योंकि मैं सिर्फ इसी दुनिया में हूं तो मैं हर चीज पर ध्यान देता हूं। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं तो कभी कभी जब मैं छुट्टी लेता हूं तो अगर मैं खुद को 5 दिन के लिए बंद कर लूं तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। मैं पढ़ता नहीं, टीवी नहीं देखता, लिखता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं खिड़की से बाहर भी नहीं देखता, मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सिर्फ एक छोटा सा नाटक है जो बस इसलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि आपने इससे अपनी पहचान इतनी ज्यादा जोड़ ली है। ऐसा होता है, लोग हमेशा मेरे पास आकर कहते हैं, सद्गुरु, मैं ध्यान करना चाहता हूं पर मेरे दिमाग में विचार आते हैं। मैं पूछता हूं, देखिए, मैं आपको दूसरी तरह का ध्यान सिखा दूंगा जिससे आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका दिल काम करना बंद कर देगा। आप सीखना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो आप सिर्फ अपने दिमाग का ही काम बंद करना चाहते हैं, क्यों? देखिए, जब आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आपका गुर्दा, कलेजा, दिल सब काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिमाग के काम करने पर आपको दिक्कत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान अपनी किडनी के काम से इतनी जुड़ी हुई नहीं है, मगर अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान बुरी तरह जुड़ी है। आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि आप खुद वही हैं और इसकी वजह से जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया है।
बताइए पिछले 24 घंटे में ऐसे कितने पल थे जब आपने विचारों से परे जाकर किसी चीज को देखा? अधिकांश लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता, या कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं। मेरे अंदर बस कुछ पल विचार होते हैं, बाकी समय तो मैं बस आकाश की तरह बस मौजूद होता हूं, सिर्फ जीवन। मैं जीवन हूं, इसीलिए मेरा एक शरीर है, मेरे पास विचार हैं, भावनाएं हैं, मेरा घर है, मेरा ये और न जाने कितनी चीजें हैं, सब साजो सामान। मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप रोज जीवन का अनुभव कर रहे हैं? आप अपने मनोवैज्ञानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं, है ना? आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका नाटक है, शायद उसका निर्देशन बुरा है, पर देखिए, जब इसका निर्देशन बुरा होता है तो लोग कष्ट उठाते हैं, जब उसका निर्देशन अच्छा होता है तो इसका आनंद लेते हैं, है ना? तो आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका अपना है, आप इसे चलने दें, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम एक खेल खेलना शुरू करते हैं। हम एक टेनिस कोर्ट में हैं, जहां गेंद को मारकर आपको मजा आता है, आप गेंद को मारते हैं, आपको मजा आता है। कुछ देर बाद आप रैकेट नीचे रखकर चले जाते हैं, है ना? अभी इस खेल में आप रुक नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपने टेनिस खेलना शुरू किया और आप रुक नहीं पा रहे 24 घंटे, तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे? अभी बस यही हो रहा है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बेलगाम हो गई है, वो बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो इसका आसान हल ये है कि इसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप गुर्दे, जिगर, दिल या किसी और चीज को तो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आपको दिमाग के काम करने से परेशानी है, क्योंकि उससे आपकी पहचान है। आपने गलती से समझ लिया है कि आपके विचार आप हैं, है ना? आपके जो भी विचार हैं, आप सोचते हैं कि वो आप हैं, मगर आपके विचार एक खास सूचना से पैदा हो रहे हैं जो आपने बाहर से इकट्ठा की है ना? अगर मैं आपकी सारी याददाश्त मिटा दूं तो क्या आप विचार पैदा कर पाएंगे? नहीं, ये बस आपकी इकट्ठा की गई जानकारी से ही आ रहा है। आपने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं वो सब अपनी मर्जी से नहीं की हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर चीज जो आप देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं वो आपके मन में दर्ज हो जाती है। आप इससे बच नहीं सकते। आपके अंदर जानकारी के रूप में जो जाता है वो पूरा आपके हाथ में नहीं है कि नहीं? 90% आपके हाथ में नहीं है। वो बस हमेशा होता रहता है, क्योंकि हर वो चीज जो आप पांचों इंद्रियों से जानते हैं वो बस आप में समाकर दर्ज होती जा रही है। इसमें कुछ भी अच्छा, बुरा, बदसूरत नहीं है, ये बस जानकारी है। अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं, अरे ये अच्छा है, और वो अच्छा बन जाता है। आप कहते हैं ये बुरा है और वो बुरा बन जाता है। आप कहते हैं ये भयानक है तो वो भयानक हो जाता है। ये आपका किया धरा है, मगर जानकारी बस बरस रही है और दर्ज हो रही है। जो आप इकट्ठा करते हैं, जो भी आप इकट्ठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर वो आप नहीं हो सकते, है ना? मैं इसे अपनी कुर्सी कह सकता हूं, पर अगर मैं कहूं कि ये मैं हूं तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, है ना? फिलहाल बस यही हुआ है। थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूं। हमारा शरीर, ये शरीर, क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं। आप इतने से आए थे और अब इतने हो गए। ये कैसे हुआ? बस उस भोजन से जो आपने खाया, है ना? या फिर जिस धरती पर हम चल रहे हैं वो भोजन बन गई और अब वो ऐसी है। आपके और मेरे जैसे अनगिनत लोग इस धरती पर आ चुके हैं। वो भी बुद्धिमान लोग थे, अब वो कहां हैं? वो सब अब मिट्टी की ऊपरी परत है। ये भी वही बनेगा, हाँ या नहीं? जब तक कि आपके दोस्त आपके वापस जिंदा हो जाने के डर से आपको बहुत गहरा ना दफना दें, वरना ये भी मिट्टी की ऊपरी परत बन जाएगा। ठीक है, हम आज नहीं मरना चाहते, पर जाना तो है ही, है ना? तो ये बस मिट्टी है जो भोजन में बदल गई है। इस भोजन को खाकर हमने इसे ये शरीर बना लिया। या ये सच है कि ये शरीर भी समय के साथ इकट्ठा किया गया है? हेलो, ऐसा है। जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर क्या वो आप हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इकट्ठा की गई चीज के अपने होने का दावा कर सकते हैं। मैं अभी इस पर बहस नहीं करूंगा, एक दिन आएगा, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूं, है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो कभी आप खुद नहीं हो सकते। अगर ये आपके लिए एक जीता जागता अनुभव बन जाए कि आपने भोजन और जानकारी के रूप में जो इकट्ठा किया है, आप साफ साफ जान लें
कि ये मैं नहीं हूं, तब आप मेरी तरह हो जाएंगे। जीवन को बस जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज से पहचान जोड़े, बस जीवन। क्या यह सच है कि मूल रूप से आप बस एक जीवन हैं? आपने एक शरीर एकत्रित किया तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीजें इकट्ठा की तो हमने आपको ये वो और सब कुछ कहा, पर मुख्य रूप से क्या आप बस जीवन हैं? और क्या इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवित हैं? अभी आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या ऐसा है? हेलो? पर दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मैं जो सोच रहा हूं वो मेरे जीवित होने से ज्यादा अहम हो गया है ना? हेलो? मेरी छोटी सी भावना मेरे जीवित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, आज सुबह सूरज समय पर निकला। हेलो? हाँ? नहीं, आपको लग रहा है कि ठीक है तो क्या। कुछ समय पहले टेनेसी में हम एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वो एक सुंदर गर्म दिन था, तो हमने दरवाजे खोल दिए और हम दरवाजे खोलकर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे क्योंकि मौसम अच्छा था। हम ऊपर गए और अचानक ही तेज ठंड लगी। हुआ यह था कि सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। इतना ठंडा कि हमारा नियंत्रण हिल गया, हमारे हाथ कंट्रोल पर स्थिर नहीं हो रहे थे। तो हमने नीचे आने का फैसला किया। नीचे आते समय हम यूं ही चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए कल सूरज ना निकले तो क्या होगा? शायद 3 महीने में यह होगा, 6 महीने में यह होगा, हम बस अंदाजा लगा रहे थे। फिर वापस आकर मैंने थोड़ा शोध किया। अगर कल सूरज ना निकले तो 18 घंटे में इस धरती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा। धरती की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर 18 घंटे में बाकी हर चीज खत्म हो जाएगी। अभी अभी मैंने आपको एक शानदार जानकारी दी। आज सुबह सूरज समय पर निकला। इस बात पर कम से कम तालियां तो बजनी चाहिए। शानदार बात है, वो समय पर निकल आया और पृथ्वी समय पर घूम रही है। आपको नहीं लगता कि यह बढ़िया है? सौर मंडल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, एक ग्रह दूसरे से नहीं टकराया, सब अपने रास्ते चल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक भी दुर्घटना नहीं। दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सृष्टि में, ब्रह्मांड में। मगर आपके दिमाग में एक छोटा सा बुरा विचार आता है और दिन खराब हो जाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक छोटा सा बुरा विचार, पूरा दिन खराब, है ना? समस्या यह है कि हम ये दृष्टि खो चुके हैं कि हम कौन हैं। इस ब्रह्मांड में यह सौर मंडल कण की तरह है। हाँ या नहीं? ये कण जितना है। कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई ध्यान नहीं देगा। उस कण में पृथ्वी एक बहुत छोटा कण है। उस सूक्ष्म कण में लॉस एंजलिस एक उससे भी सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। यह आपका मनोवैज्ञानिक नाटक है, चीजों को इस हद तक बढ़ा लेना जहां आपके ख्याल में एक छोटा सा बुरा विचार भी आपकी दुनिया खराब कर सकता है। क्योंकि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं से पहचान जोड़ लेते हैं, बिना यह समझे कि अपनी पसंद के विचार, अपनी पसंद की भावनाएं पैदा करना हमारा विशेषाधिकार है। अगर आप अपनी मर्जी से अपने विचार और अपनी भावनाएं पैदा करेंगे तो क्या किसी इंसान के लिए संभव सबसे बेहतर विचार और सबसे बेहतर भावनाएं नहीं पैदा करेंगे? हाँ या नहीं? फिर आप मानवता के चरम पर काम करेंगे। अभी हमारी अपनी बुद्धिमत्ता हमारे खिलाफ हो गई। हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद ही खुद को तबाह कर रहे हैं। हाँ या नहीं? बैठे हुए, खड़े हुए, गरीब, अमीर, हर तरह का इंसान दुखी है। आप उनसे पूछिए, बचपन बड़ी समस्या, डायपर की समस्या, छोटा बच्चा बड़ी समस्या, खूब शैतानी, किशोरावस्था, हे भगवान इतनी सारी समस्याएं, अधेड़ उम्र क्राइसिस, बुढ़ापा भयंकर। बताइए आपके जीवन का कौन सा समय शानदार है? समस्या कहीं और नहीं है। समस्या बस ये है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक नाटक पर काबू खो चुके हैं, क्योंकि
जीवन का अस्तित्वगत नाटक हमारे अनुभव में नहीं है। हमारा मनोवैज्ञानिक नाटक सूरज का रास्ता रोकने वाले बादल की तरह है। हम जीवन का अनुभव नहीं करते, हम सिर्फ उन विचारों, भावनाओं, आइडियाओं, पूर्वाग्रहों और फालतू चीजों का अनुभव करते हैं जिन्हें हम पैदा करते हैं। सृष्टा की सृष्टि में रहने की बजाय हम अपनी बनाई हुई तुच्छ सृष्टि में रहते हैं। ये एक बड़ी बात है। मैंने कोई रचना नहीं की, इसीलिए मैं यहां हूं इस दुनिया में। अब इस सब का सार ये है कि सबसे पहले यह समझना होगा कि अस्तित्व की प्रकृति क्या है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, या आप परमाणु को देख सकते हैं, या आप ब्रह्मांड को देख सकते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो ये काफी जटिल है, ये मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास गैलरी सीट नहीं है। ये स्टेडियम की तरह नहीं है कि आप कहीं बैठकर सारे ब्रह्मांड को देख सकें। बहुत मुश्किल है। आप इसे सिर्फ टुकड़ों में देख सकते हैं। अगर आप एक परमाणु को देखना चाहें, किसी ने भी परमाणु को नहीं देखा है, क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है, एक सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप एक परमाणु को नहीं देख सकते। हमने इसकी गतिविधियों को देखा है, पर हमने कभी परमाणु को नहीं देखा। लेकिन हम इसे तोड़ चुके हैं। हम उन चीजों को भी तोड़ सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये हमारी, इन दिनों हम इस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। हम इसे बना सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह, लेकिन हम जो चाहें उसे तोड़ सकते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, पर हम इसे तोड़ सकते हैं। अब आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं, ये भी बड़ी अनिश्चित चीज है। मेरा मतलब है, वो क्या है जो आप देख सकते हैं? अभी क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? आप मेरा हाथ सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मेरा हाथ प्रकाश को रोकता है। अगर मेरा हाथ इस प्रकाश को नहीं रोकता, अगर ये प्रकाश को आर पार जाने देता, तो आप इस हाथ को नहीं देख पाते। हाँ? या दूसरे शब्दों में, अभी आपकी आंखें सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। जो भी चीज प्रकाश को आर पार जाने देती है, उसे आप नहीं देख सकते। सबसे पहली बात है कि आप प्रकाश को ही नहीं देख सकते। यहाँ जो प्रकाश है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं जो प्रकाश को रोकता है। जो प्रकाश को नहीं रोकता, आप उसे नहीं देख सकते। बहुत बुरी बात है ना? आपको उन सभी चीजों को देखने के काबिल होना चाहिए जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन अभी आपकी आंखें सिर्फ उसे ही देखने के लिए प्रशिक्षित हैं या देख पाने के काबिल हैं जो प्रकाश को रोकता है। तो जीवन जैसा है, उसे वैसा ही देख पाने की पूरी प्रक्रिया का मतलब है सबसे पहले एक ऐसी आंख को विकसित करना जो विचार शून्य हो। ऐसी आंख जो विचारों से मुक्त हो। जब मैं विचारों से मुक्त कहता हूं, तो इसका मतलब है कि ये यादों की मिलावट से मुक्त हो। अभी ये दो आंखें यादों से पूरी तरह भरी हुई हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों के समूह को ऐसे देखते हैं, अगर आप बस यूं ही ऐसे देखते हैं, अगर इन सैकड़ों लोगों के बीच अगर कोई एक ऐसा चेहरा है जो परिचित है, तो आप देखेंगे कि वो चेहरा अचानक बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। क्या आपने गौर किया है? आप सड़क पर जा रहे हैं, वहां सैकड़ों लोग खड़े हैं, आपका दोस्त उनके बीच है। अगर आप वहां देखते हैं तो सिर्फ उस दोस्त का चेहरा दूसरे लोगों के चेहरों से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये आंख यादाश्त के साथ काम करती है। आपके पास जितनी ज्यादा यादें होती हैं, ये उतना ही बेहतर देखती है। अगर कोई यादें नहीं है तो ये नहीं देख सकती। यादों का मतलब है जमा किया हुआ अतीत। यादों का मतलब है जानकारी। यादों का मतलब है ऐसी चीज जो नहीं है लेकिन होने का नाटक करती है। यादें असलियत से ज्यादा असली होती हैं, है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, आपके जीवन में हर चीज याददाश्त या मेमोरी से चलती है। सिर्फ कंप्यूटर स्टिक ही नहीं, आपके जीवन में सब कुछ। जब मैं याददाश्त कहता हूं तो ये केवल यहां नहीं है,
आपका शरीर ही यादों का एक ढेर है। अगर आप केला खाते हैं तो ये एक पुरुष का शरीर बन जाता है, और अगर वो एक केला खाती है तो ये एक महिला का शरीर बन जाता है। ऐसा सिर्फ शरीर में मौजूद याददाश्त की वजह से होता है ना। जानकारी जो इस शरीर में भरी है और जो उस शरीर में भरी है वो अलग अलग है। वही केला एक आदमी बन जाता है, वही केला एक औरत बन जाता है। या क्या आप अलग अलग तरह के केले खा रहे हैं? वही चीज, वही भोजन अगर आप खाते हैं तो ये एक तरह का बन रहा है। एक व्यक्ति में ये काली त्वचा बन रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति में ये गोरी त्वचा बन रहा है। कैसे? ये आपके भीतर मौजूद यादों की वजह से हो रहा है। क्या आपको अपने पर दादा याद है? नहीं, लेकिन उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी हुई है। आपके शरीर को याद है ना? हो सकता है कि आपको कोई अंदाजा ना हो कि वो कौन थे, पर आपके शरीर को आज भी याद है। लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, इसे अब भी याद है ना? तो आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस यादों का ढेर है, और आंखें यादों से भरी हुई हैं। वो आंख जो यादों से भरी है, जो आंख यादों से दूषित हो चुकी है, वो किसी भी चीज को वैसा नहीं देख सकती जैसी वो है। ये चीजों को सिर्फ वैसा देखेगी जैसा इसके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भीतर से काम कर रहा है। यह आपको किसी चीज को वैसा नहीं देखने देगा जैसी वो है। इसी को हम पारंपरिक तौर पर कर्म कह रहे हैं। ये आपके शरीर में है, ये आपकी ऊर्जाओं में है। जिस तरह से आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये उसमें है, ये आपके मस्तिष्क में है, ये आपके मन में है, ये हर जगह है। आपकी जो भौतिक ऊर्जा है उसमें भी याददाश्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की ऊर्जाओं का बर्ताव दूसरे व्यक्ति की ऊर्जाओं से अलग होता है। ऐसा यादों के प्रकार के कारण होता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप इससे छूट जाते हैं तो व्यक्तित्व और शरीर ढह जाएंगे। तो दूसरा तरीका इससे एक दूरी बना लेने का है। इसे बस थोड़ा दूर रखिए। जब आप इसके साथ खेलना चाहें तो आप इसके साथ खेलिए। जब आप इसे स्विच ऑफ करना चाहें तो इसे स्विच ऑफ करना आपके लिए मुमकिन होना चाहिए। तो इसके लिए एक बाहरी दृष्टि की जरूरत होती है। अभी आपके कान यादों से भरे हैं, आपकी आंखें यादों से भरी, आपकी जीभ यादों से भरी है। अगर आपका जन्म कर्नाटक में हुआ है और अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं तो आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीभ यादों से भरी है। आप इससे परेशान हुए हैं या नहीं? आप उत्तर भारत में गए और उन्होंने कहा आलू भाजी, आलू आलू मटर, आलू पालक, आलू परोठा, आलू 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 जैसे, और आप वहां टिक नहीं पाए क्योंकि आपकी जीभ यादों से भरी है। इसे वापस वही चीज चाहिए, वरना उसे दिक्कत होगी। तो यादों से भरे होने का मतलब है अतीत के खोल ने आपको जकड़ा हुआ। यह आपको वर्तमान में भी आने नहीं देगा। अतीत का खोल आपको बांधे रहता है और आप इसे ऐसा करने देते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा का एहसास होता है। तो ये एक खोल बना लेता है। इसमें सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा में कैद भी है। अगर हम आपको लॉकर में बंद कर दें तो आप वाकई सुरक्षित रहेंगे, है ना? पर समस्या ये है कि आप बाहर नहीं आ सकते। यही तो सारी समस्या है। आपने जिन दीवारों को खुद की सुरक्षा के लिए खड़ा किया है, वो खुद को कैद करने वाली दीवारें भी बन गई। यही जीवन की प्रकृति है। अगर आप खुद को भीतर से या बाहर से बंद कर लेते हैं, वो एक ही बात है। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने आपको बाहर से बंद किया है या आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है? वैसे भी आप बंदी ही हैं, है ना? अगर कोई आपको बाहर से बंद करता है तो आप कम से कम शिकायत कर सकते हैं और चीख सकते हैं। आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है तो आप बस मायूस ही हो सकते हैं। आप चीख भी नहीं सकते। आप किस पर चीखेंगे? तो हम इसी प्रक्रिया पर गौर कर रहे हैं। याददाश्त हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ती है, यहां तक कि तत्वों के स्तर पर भी।
5 तत्व जो यहां काम करते हैं, उनके तुरंत बाद ही याददाश्त का काम शुरू हो जाता है। तो जब हम कर्म शब्द बोलते हैं तो ये कोई एक साधारण फॉर्मूला नहीं है या लोग कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। हम किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह की वास्तविकता की बात कर रहे हैं। कर्म का मतलब है याददाश्त, कार्य और याददाश्त। पिछले कार्य सिर्फ यादों के रूप में मौजूद होते हैं, है कि नहीं? हाँ, याददाश्त सिर्फ यहाँ की नहीं है, शरीर के हर कोशिका की अपनी याददाश्त होती है। एक परमाणु का बर्ताव दूसरे परमाणु से अलग क्यों होता है जबकि दोनों के घटक एक ही हैं? वो इसलिए क्योंकि इसमें याददाश्त होती है। हाइड्रोजन के परमाणु के पास एक तरह की यादें हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की दूसरी तरह की यादें हैं। जब तक कि आप उन्हें आपस में नहीं मिलाते, वो उसी तरह बर्ताव करते रहेंगे। ये एक छोटे दायरे में होता है, आप थोड़े बड़े दायरे में हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़े दायरे में है, लेकिन वहां भी वही याददाश्त सब कुछ चलाती है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम किसी कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वास्तविकता की बात कर रहे हैं जो आपके रूप में अभिव्यक्त हुई है। आपके शरीर की बनावट ही याददाश्त के कारण है। अगर एक पक्षी आम खाता है तो ये पक्षी बन जाता है। अगर एक कीड़ा आम खाता है तो ये कीड़ा बन जाता है। अगर आप एक आम खाते हैं तो ये एक इंसान बन जाता है। वही आम कितने अलग तरह से काम करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसी याददाश्त में डाला गया है ना? आप जिसे बीज कहते हैं, अगर आप उस बीज को बोते हैं, अगर आप उसी बीज को किसी मिट्टी में बोते हैं, यहाँ आप आम का पेड़ लगाते हैं, यहाँ आप सेब का पेड़ लगाते हैं, उसी मिट्टी में, ये सिर्फ सेब पैदा करेगा, ये सिर्फ आम पैदा करेगा, क्योंकि बीज यानी कि एक खास मात्रा में यादें, है ना? चाहे वो किसी पौधे का बीज हो या आपकी माँ के घर में पहुंचने वाला आपके पिता का बीज, ये बस यादें यादें और यादें हैं, है कि नहीं? यही कर्म है और ये पीछे तक जाता है, तत्वों के स्तर तक। हर चीज याददाश्त ही है, केवल विशुद्ध तत्व ही यादों से मुक्त है। तो वास्तव में योग का मतलब है एक ऐसी आंख को विकसित करना जो यादों से दूषित ना हो, जो सिर्फ देखती हो, ये चीजों को वैसे नहीं देखती जिस तरह से आपकी याददाश्त इसे दूषित कर देती है। ये हर चीज को वैसे देखती है जैसी वो वास्तव में है। ये आंख उन चीजों को देखेगी जो प्रकाश को नहीं रोकती। अभी आपकी ये 2 आंखें सिर्फ उन चीजों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज को देखने लगते हैं जो प्रकाश को नहीं रोकती, तो इसका मतलब है कि आंख के एक और आयाम ने काम करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।